A very good morning, all of you. ठीक है। यस, आज का टॉपिक है हमारा काउंटर ट्रेड। और काउंटर ट्रेड के बारे में हमने कल पढ़ा था कि क्या है काउंटर ट्रेड। बेसिकली अब इन शॉर्ट हम यहाँ पर इसकी काउंटर ट्रेड की हमने नीड भी कल पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव्स भी क्या थे कि काउंटर ट्रेड को क्यों लाया गया। ये फॉर्मेशन में, यानी एक काउंटर ट्रेड एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक टर्म नेम है जिसको हम बायलेटरल ट्रेड भी कहते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। यानी कि काउंटर ट्रेड इज अ इंटरनेशनल ट्रेड विदाउट यूजिंग द हार्ड करेंसी। यानी जब हम हार्ड करेंसी को यूज नहीं करते, यानी कोई एक नेशन गुड्स टू गुड्स, यानी बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन द बार्टर सिस्टम। यहाँ पर ये जो काउंटर ट्रेड है वो किस पर बेस्ड है? बार्टर सिस्टम पे। जैसे आपने बार्टर सिस्टम तो आप जानते ही होंगे कि गुड्स टू गुड्स या उसको सर्विस देना, यानी कि एक्सचेंज करना। यहाँ जो है मॉडर्न सेंस में हम बार्टर सिस्टम को यूज करते हैं। वो मॉडर्न सेंस क्या है हमारा कि एक गुड्स के साथ साथ हम सर्विसेज को भी एक्सचेंज करते हैं, वन नेशन टू अनदर नेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पर होता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है? ये एक्सचेंज गुड्स टू गुड्स और एक्सचेंज सर्विस टू सर्विस, या एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अनदर नेशन। यानी कि दोनों नेशन इन दोनों तरीके से इन दोनों चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग हार्ड करेंसी, यानी कि जो उनकी करेंसी है उसको बिना यूज किए हुए। अब आता है कि क्यों ऐसा किया गया कि ज्यादातर जो ये पुअरेस्ट कंट्रीज थे, एलसीडी जैसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनको करेंसी की प्रॉब्लम थी, उनको बीओपी की प्रॉब्लम थी उनका, तो उसको उससे ओवरकम होने के लिए ये काउंटर ट्रेड स्टार्ट किया गया। क्योंकि करेंसी का यूज होता ही नहीं, उन्हें सोचना ही नहीं है कि हमारे पास उस देश की करेंसी है कि नहीं है, हम उसे एक्सचेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इस वजह से उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया कि काउंटर ट्रेड स्टार्ट कर दिया गया। तो अब हमने इसकी नीड भी पढ़ ली थी, हमने थोड़ा सा रेफरेंस दिया कि किस तरीके से हम इसको करेंगे, क्यों करते हैं, काउंटर ट्रेड होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में कि क्या टाइप्स हैं एक्चुअली काउंटर ट्रेड के। कौन से टाइप्स है? अभी स्लाइड पे देखिए आप, बार्टर, स्विच ट्रेडिंग, काउंटर परचेज, बाय बैक, ऑफसेट, कंपनसेशन ट्रेड। ये 5 तरीके की एक तरह से काउंटर ट्रेड में एक वे यूज करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं, किसी भी तरीके से काउंटर ट्रेड किया जा सकता है। तो हम फर्स्ट वन इज क्या है? बार्टर। बार्टर क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी एज मीन्स ऑफ परचेज और पेमेंट। यानी कि यहाँ पर जो हम गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल वे है, इसको आप जानते भी हैं कि जब हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक नेशन दूसरे नेशन को करता है और दूसरे नेशन से भी उसी इक्वल अमाउंट की जो कोई भी चीज जो उसे जरूरत होती है, वो इक्वल अमाउंट की गुड्स एंड सर्विसेज वो दूसरे नेशन से ले लेता है। यानी कि जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर से उतने ही चीज की इक्वल अमाउंट की गुड्स एंड सर्विसेज अपने वहां एक्सपोर्ट करा लेता है। तो यानी इस सिस्टम को हम बार्टर काउंटर ट्रेड कहेंगे। दूसरा आता है स्विच ट्रेडिंग। यहाँ पर स्विच ट्रेडिंग का मतलब क्या है? प्रैक्टिस इन विच वन कंपनी सेल्स टू अनदर इट्स ऑब्लिगेशन टू मेक अ परचेज इन अ गिवन कंट्री। स्विच का नाम से मतलब स्विच कर दिया। यानी यहाँ पर एक तरह से बेसिकली अगर देखा जाए तो दो पार्टी तो होती है, लेकिन एक पार्टी और इनडायरेक्टली इंडल्ज हो जाती है। वो कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक नेशन यानी ए ने बी से कुछ सामान, बी नेशन से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी और बी से ये कहा कि ठीक है तुम मुझे भी गुड्स एंड सर्विसेज दो, तभी बार्टर होगा, तभी काउंटर ट्रेड होगा। लेकिन जब एग्रीमेंट हो रहा होता है तो जो ए को सामान चाहिए था वो बी को चाहिए था, वो बी को नहीं मिला। बाकी जबकि उसने क्या करा कि उस सामान को मंगा लिया बी से और उसने किसी तीसरे को दे दिया हार्ड करेंसी में। यानी कि सपोज एक को कॉस्मेटिक्स की जरूरत थी, उसने बी से कहा कि कॉस्मेटिक्स मुझे दे दो, और बी ने उसके बदले में, अब वो कहता है कि मैं आपको सिर्फ जो है कॉस्मेटिक्स के बदले में आपको आपको कुछ और सामान यानी फर्नीचर ही दे सकूंगा।
आपने उससे ये कहा नेशन से, उसने कहा ठीक है चलो, बी एग्री हो जाता है, और बी क्या करता है उस फर्नीचर की जो कि उसे इतनी जरूरत नहीं होती, वो सी नेशन से बात कर लेता है और वो उसको सी को सेल कर देता है विद इन हार्ड करेंसी, यानी कि एक हार्ड करेंसी में उसको सेल कर देता है। यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हुआ, एक पार्टी और इंडल्ज हो गई। तो एक तो ये स्विच ट्रेडिंग हो गई, लेकिन इसमें क्या होता है, ये तो बहुत बड़ा सर्किल हो जाता कि ए बी को देता, फिर बी सी को देता। तो वो क्या करता है, बी कहता है ठीक है, आप मुझे जो मैं आपको सामान दे रहा हूँ उसके बदले में जो आप मुझे सामान देते, वो सामान आप सी को डायरेक्ट दे दीजिए। तो वो सी को दे देता है, और सी जो है डायरेक्ट उसके उसके बदले में जो पैसे हैं वो बी को दे देता है। इस तरीके से जो ट्रेडिंग चलती है वो क्या कहलाती है, स्विच ट्रेडिंग। अब नेक्स्ट आता है काउंटर परचेज। काउंटर परचेज भी एक तरह से बार्टर है। यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स and services to one company in another company by a company that promise to make a future purchase or a specific product from the same company in that company। यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी टू कंपनी, एक नेशन की एक कंपनी जो है वो दूसरी नेशन की एक कंपनी से बात करती है। ज्यादातर जो काउंटर ट्रेड है वो न्यू कंपनीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बार्गेनिंग होती है, और अगर मान लीजिए दूसरी कंट्रीज उस चीज के लिए एग्री नहीं है तो एक कंपनी उन सब चीजों को खरीद लेती है और फिर वो अपने हिसाब से डिस्काउंट पे या उसको उस पे प्रीमियम पर, यानी किसी भी तरीके से उसको और दूसरी कंट्रीज को बेच देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज टू वन कंपनी, एक कंपनी जो है वो एक नेशन के एक दूसरे नेशन की कंपनी से बात करती है और प्रॉमिस करती है कि ठीक है आप मुझे सामान दे दो, मैं फ्यूचर में आपको इतने % सामान आपको दे दूंगा। और वो क्या करती, फ्यूचर में देने का है, यहाँ पे तुरंत वो नहीं देती है, वो खुद ही यानी एक कंपनी दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो सेल का भी करती है और परचेज का भी करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक कंपनी जो है वो दूसरे नेशन से, एक नेशन से दूसरा नेशन इस तरीके की बात करता है कि ठीक है आपको मैं सामान दे रहा हूँ, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और उसके बदले में फ्यूचर में मैं आपसे इतने % ले लूंगा। तो यानी सेल भी कर रहा है एंड परचेज भी कर रहा है सेम कंट्री। तो सेम कंट्री से, सेम कंपनी से उसी सामान को वो खरीदेगा फ्यूचर में। ये इस तरीके का प्रॉमिस उस कंपनी से, उस नेशन की कंपनी से करता है। तो इस तरीके का जो परचेज है वो आपकी काउंटर ट्रेड के अंदर क्या कहलाएगी, काउंटर परचेज। अब आता है बायबैक। बायबैक क्या है, occurs when a firm builds a plant in a country or supplies technology, equipment, training or other services to the country and agrees to take a certain % of a plant's output and partial payment of for a कॉन्ट्रैक्ट। तो बाईबैक में वो क्या कहता है कि यहाँ पर हार्ड करेंसी नहीं इतनी इन्वॉल्व होती। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, वो कहते हैं ये जो बाईबैक वाली जो चीज है वो ज्यादातर हम टेक्नोलॉजी के रूप में यूज करते हैं। जब एक नेशन दूसरे नेशन को कोई टेक्नोलॉजी, कोई इक्विपमेंट, कोई ट्रेनिंग सर्विसेज में हम अगर कंसीडर करें तो ट्रेनिंग या कोई और सर्विसेज उनको देता है, एक जो नेशन है दूसरे नेशन को देता है, और उसके बदले में वो ये कहता है कि हम जो भी चीज आप इस चीज से तैयार करोगे, यानी टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हैं उससे जो चीज आप तैयार कर रहे हैं, जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे जो आपके प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, ह्यूमन प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो रहे हैं, तो उसका हमें कुछ पार्ट, सर्टेन पार्ट हमें चाहिए। इस तरीके की अगर कोई नेशन एक दूसरे नेशन से कहता है कि हमें इस तरीके का अगर एग्रीमेंट होता है सेल और परचेज का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो वो हमारा बायबैक कहलाएगा। बायबैक मींस जो उसने टेक्नोलॉजी दी उससे जो तैयार जो चीज है, जो उसी टेक्नोलॉजी को ही वो अपने दोबारा से वो अपने पास कुछ % वो उसको खरीद लेता है। यानी कि सर्टेन % ऑफ द प्लांट्स आउटपुट, जो भी प्लांट्स की आउटपुट हुई है, जो उसने मशीनरी दी है, उसने प्लांट लगवाया, उसके आउटपुट को वो खुद खरीद लेता है, और पार्शियल और थोड़ा सा जो कुछ % खरीदेगा और कुछ % वो पेमेंट के रूप में दे देगा। तो इस तरीके से जो बायबैक कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी उसे दी है उसी टेक्नोलॉजी से तैयार प्रोडक्ट वो दोबारा खरीदता है, उसकी कुछ % दोबारा खरीदने का वादा करता है, प्रॉमिस करता है, और इस तरीके का एग्रीमेंट अगर होता है तो वो बायबैक एग्रीमेंट कहलाता है।
अब आते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या कहता है? बहुत कुछ ये ऑफसेट जो है बायबैक जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि कहाँ यूज होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एग्रीमेंट दैट अ कंपनी विल ऑफसेट अ हार्ड करेंसी परचेज ऑफ एन unspecific product from that nation in a future agreement by one nation to buy a product from another। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा है कि एक अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दैट अ कंपनी विल ऑफसेट, इस किस तरीके से ऑफसेट मतलब अपने जो पेमेंट है उसको कैसे सेट ऑफ करती है, कुछ तो हार्ड करेंसी में कर देती है ना, हार्ड करेंसी परचेज ऑफ द अनस्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम दैट अ नेशन इन अ फ्यूचर एंड, और दूसरा क्या करती है, कुछ उसका सामान खरीदने के लिए कर देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, agreement by one nation to buy a product from another subject to a purchase from some or all of the components of raw material from the buyer of the finished product or the assembly of such product in the buyer नेशन। यहाँ पर वो क्या करती है कि ऑफसेट में सेट ऑफ कैसे करती है वो अपने पेमेंट को, एक नेशन जब दूसरे नेशन को कोई भी सामान, यहाँ पर यहाँ वहां पे हमने क्या करा था, बाई बैक में क्या करा था कि टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी किसी जो नेशन है, जो दूसरा नेशन है जो इसको इंपोर्ट कर रहा है, उस नेशन के को का ग्रोथ करने के लिए चीजें जो दी जाती थी, वो हम यहाँ पर बाई बैक में उसको कंसीडर करते थे। लेकिन ऑफसेट में क्या है, जैसे कोई भी सामान रॉ मटेरियल है या मान लीजिए कोई छोटे इक्विपमेंट्स हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं, वो उस दूसरे नेशन को दे रहा है, तो यहाँ पर हम ऑफसेट में क्या करते हैं कि उन नेशन, उस चीजों, उन सामान को हम कंसीडर करते हैं। तो वहां पे जब एक नेशन दूसरे नेशन को डिफरेंट तरीके के इक्विपमेंट है या रॉ मटेरियल है, ये सब उनको, यानी डोमेस्टिक एक तरह से चीजों को प्रदान करता है कि कुछ एक नई चीज बनाने के लिए, तो उसको यहाँ पर यूज करते हैं, कंसीडर करते हैं। और ज्यादातर ये जो ऑफसेट है वो डिफेंस के मामले में ज्यादा यूज होता है, डिफेंस की चीजों को बनाने में ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट कैसा होता है कि एक नेशन दूसरे नेशन से कहता है कि ठीक है, मैं आपको सारे इक्विपमेंट्स वगैरह आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, और उसके बदले में क्या होगा कि सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है, जो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो प्रोडक्ट जो है पूरा का पूरा मुझे, या तो पूरा मैं खरीद लूंगा, या आप उसका कुछ पार्ट, यानी ऑफसेट अ हार्ड करेंसी परचेज ऑफ अनस्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी कि कुछ पार्ट में हार्ड करेंसी में दे दूंगा। तो इस तरीके से जो असेंबली के असेंबल्ड चीज है, जो कई चीजों को मिलाकर एक असेंबल करके उसी चीजों से प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो आपका यहाँ पे क्या था कि हम बायबैक में टेक्नोलॉजी यूज करते थे और प्रोडक्ट बनाते थे। यहाँ पे वो जो चीजें अवेलेबल कराई जा रही है दूसरे नेशन से, उसी चीज को मिला करके असेंबल करा करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, और उसको खरीदने के लिए दूसरा वही नेशन दोबारा से कह देता है कि मैं इसको परचेज कर लूंगा। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट है वो ऑफसेट काउंटर ट्रेड कहलाता है। तीसरा आता है आपका कंपनसेशन ट्रेड। कंपनसेशन ट्रेड तो बिल्कुल बार्टर जैसा ही है, बस इसमें अंतर कितना है कि बार्टर में हम बिल्कुल भी मनी को यूज नहीं करते थे, वहां पे हम इक्वल अमाउंट का एक सामान जो है, मान लीजिए एक ने टमाटो खरीदा था, तो दूसरा अगर टमाटो की जगह पोटैटो खरीदता है कि आप मुझे एक्सचेंज कर दीजिए, तो इक्वल अमाउंट, जितने का टमाटो का अमाउंट होगा उतने की पोटैटो परचेज कर लेगा। इस तरीके से आदान प्रदान हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कंपनसेशन ट्रेड में क्या होता है कि compensation trade is a form of a barter in which one of the flows of the party in goods and partly in hard cash। यहाँ पर कैश को भी यूज कर सकती है, करती है, यानी कि कुछ कंपनसेशन वो गुड्स टू गुड्स या सर्विस टू सर्विस दे देती है, और कुछ वो हार्डली कैश भी यूज करती है। कंपनसेशन ट्रेड जिसे हम कहेंगे, यानी कंपनसेट कुछ कैश में और कुछ गुड्स टू गुड्स या सर्विस टू सर्विस उसे प्रदान करती है। तो समझ में आया आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ काउंटर ट्रेड हमारे कितने प्रकार के हो गए, ये 6 प्रकार के, यानी कि 6 टाइप्स ऑफ काउंटर ट्रेड होते हैं, और उसमें आपका स्लाइटली डिफरेंस है इन 6 में कि थोड़ा थोड़ा अंतर, लेकिन बहुत बारीकी से समझने पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन सा टाइप्स ऑफ काउंटर ट्रेड किस समय यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसका जो शॉर्ट टर्म में भी कि व्हाट इज द स्विच ट्रेडिंग, व्हाट इज द काउंटर परचेज, ऐसे भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको भी एक टर्म वाइज डिफरेंट, अगर इंडिविजुअल टर्म जो है इसको इस तरीके से भी आप इसको तैयार कीजिएगा फॉर द एग्जाम। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ जो हमने काउंटर ट्रेड पढ़ लिया, इसके एडवांटेजेस क्या है।
जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो नीड थे, ऑटोमेटिकली बहुत हद तक वही हमारे एक तरह से एडवांटेजेस होते हैं। क्या एडवांटेजेस? सबसे बड़ी चीज क्या है? गिव एडिशनल हार्ड करेंसी, यानी कि अगर हार्ड करेंसी को यूज कर रहे हैं, हार्ड करेंसी का मतलब क्या? उसकी खुद की जो एक तरह से मान लीजिए इंडिया में है, इंडिया में क्या है? इंडिया में रुपीस चल रहे हैं, है ना, कहीं रूबल चल रहे हैं, तो उसको हम हार्ड करेंसी कहेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि हम गुड्स के बदले में हार्ड करेंसी थोड़ी बहुत यूज कर लेते हैं, जबकि हमारी हमारी जो अपनी करेंसी है वो थोड़ी बची रह जाती है, और कुछ हम हार्ड करेंसी के में दे देते हैं। तो यानी कि दोनों चीजें, गिव एडिशनल हार्ड करेंसी यानी कि गुड्स और एडिशनल हार्ड करेंसी से दोनों से मिला करके एक काम चल जाता है और ट्रेड को आगे बढ़ावा मिलता है। दूसरा क्या है? मार्केटिंग एक्सपर्टाइज दैट दे मे नॉट अदरवाइज हैव। क्या कहते हैं कि जो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनके पास मार्केटिंग एक्सपर्टाइजेशन नहीं है, जहां जिनको मार्केट अवेलेबल नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि हम जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे वो खरीदना नहीं चाहते लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से। तो इस तरीके क्यों नहीं खरीदना चाहते? क्योंकि वो सोचते हैं इनसे तो करेंसी मिलेगी नहीं, ना ही देना चाहते हैं, ले भी नहीं सकते जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी करेंसी बहुत हाई है, उनके वो डेवलप्ड है। तो इस तरीके से इनमें एक तरह से गैप आ जाता है मार्केटिंग का और दूसरी चीज सेल्स का। तो यहाँ पर जो है ये इस काउंटर ट्रेड जो है इस सब प्रॉब्लम से ओवरकम कराता है और मार्केटिंग एक्सपर्टाइज की जो प्रॉब्लम है उसको भी खत्म करता है। दूसरा आपका है कि टेक्नोलॉजी एडवांस दैट द कंट्री वुड नॉट अदरवाइज हैव, यानी कि टेक्नोलॉजी जो कंट्री के जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से उनके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं और वो खरीद भी नहीं पा रहे हैं, ना ही ला पा रहे हैं, मतलब इंपोर्ट नहीं कर पा रहे ड्यू टू हार्ड करेंसी, यानी या बीओपी जिसे हम कहेंगे, ड्यू टू बीओपी। तो इसमें इस समय क्या, ऐसे समय में क्या होता है, ये काउंटर ट्रेड बहुत हेल्पफुल रहता है उन कंट्रीज के लिए जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है, अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिससे कि वो अपने देश को डेवलप कर सके। तो ये बहुत ज्यादा जो काउंटर ट्रेड है बहुत हेल्पफुल है इन सब चीजों में, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को एक तरह से प्रमोट करने में। It gives access to the market for companies that they otherwise be closed them। क्या कह रहा है कि it gives access to market, वही वाला आ गया मार्केट, कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं, कंपनीज को मार्केट एक्सेस करने में भी काउंटर ट्रेड हेल्प करता है। It helps conserve foreign currency reserve for the importing country। वो क्या कहता है कि जो फॉरेन करेंसी को भी ये कंजर्व कर सकता है, कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे करेंसी यूज ही नहीं होती और यहाँ पर हम गुड्स टू गुड्स दे देते हैं। तो जो इंपोर्टिंग कंट्री है उससे वो जो करेंसी जो है उसकी वजह से वो जो हार्ड करेंसी ना यूज होने की वजह से वो बच जाता है और वो उस चीज को जो दूसरी कंट्रीज में जो अच्छी तरीके से जिन टेक्नोलॉजी का, जिन इक्विपमेंट्स का यूज हो रहा है उनको वो अच्छी तरीके से कर सकता है। It allows access to foreign market without necessary setting up marketing companies or the programs। वो कहता है कि फॉरेन मार्केट को एक्सेस करने में वही चीज आगे की बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, विदाउट नेसेसरी सेटिंग अप मार्केटिंग कंपनीज। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि वो मार्केटिंग के लिए अलग से खर्च करे, मार्केटिंग के लिए अलग से कंपनीज को सेटल करे, तो इसकी जरूरत नहीं होती। मार्केट जो है अपने आप ही एक्सेस हो जाती है कि कहाँ पे किस कंट्री को किस सामान की जरूरत है और दूसरे कंट्री को किस सामान की जरूरत है, और आपस में एग्रीमेंट करके और काउंटर ट्रेड को एक तरह से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो वहां पर एक इंटरनेशनल ट्रेड है, इसी बहाने वो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो ग्रो हो जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में, इंपोर्ट वो प्रमोट करने में ये काउंटर ट्रेड बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है इट अलाउज द इंपोर्टिंग कंट्रीज टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। वही आ गया कि यहाँ पे इंपोर्टिंग में और एक्सपोर्ट करने में दोनों में ही ये हेल्पफुल रहता है। तो इस तरीके से काउंटर ट्रेड जो है बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है। दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। अगर इनडायरेक्टली कहें हम कि इन सब पॉइंट से क्या चीज क्लियर हो गई कि सब तरीके से, यानी कि मार्केट को एक्सेस करना, इंपोर्ट को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को करना, ये सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी तरीके से इजीली तरीके से कर सकती है ड्यू टू नॉट यूजिंग द
क्या कहते हैं हार्ड करेंसी, और अगर हार्ड करेंसी यूज होती तो उन्हें सोचना पड़ता है कि अरे हमारे पास तो उस देश की करेंसी है ही नहीं, हम कैसे उस करेंसी, उसकी करेंसी तो बहुत ज्यादा हाई रेट की है, तो हम कैसे उसको देंगे, हमारा तो बहुत ज्यादा पैसा उसके पास चला जाएगा। तो इस तरीके से इस सोच को खत्म करने के लिए यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इम्प्रूव करने के लिए और इक्वल टू डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को इक्वल टू डेवलप्ड कंट्रीज बनाने के लिए ये काउंटर ट्रेड बहुत हेल्पफुल है। बट इसके कुछ थोड़े बहुत जो है काउंटर ट्रेड के कॉन्स भी हैं। कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेजेस। क्या डिसएडवांटेजेस है, लेकिन वो नेग्लिजिबल हैं, आप उसको जो है मान के डिसएडवांटेजेस मान तो लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन बहुत हद तक इसके एडवांटेजेस ही काम आते हैं। तो डिसएडवांटेजेस थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग एंड द कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी मार्केट में हमारा सामान जा सकता है, कौन से नेशन में, यानी कि कौन से नेशन की कौन सी मार्केट में जा सकता है, और दूसरा कौन सा नेशन हमारी चीज को खरीदने के लिए तैयार है। यानी यहाँ पर नेगोशिएशन जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अनसर्टेनिटी रहती है कि हमारा सामान जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसको हम देना चाह रहे हैं, वो बिकेगा भी या नहीं बिकेगा, और बिकेगा तो कितना दूसरा व्यक्ति क्या सामान देना चाहेगा हमें। तो ये चीजें अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इंक्रीज कॉस्ट, कभी कभी क्या होता है कॉस्ट भी, क्योंकि आपने देखा होगा जो सामान जो भी होता है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट तैयार कर लिया तो वो प्रोडक्ट जो है उसकी कई सारी कॉस्ट प्रोडक्ट तैयार होने के बाद भी इंक्रीज होती चली जाती हैं। यानी कि जब प्रोडक्ट तैयार हुआ वो तो कॉस्ट लगी, लेकिन उसको रख रखाव में, यानी वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है, उसकी इस तरीके की कॉस्ट भी एक तरह से इंक्रीज हो जाती है आफ्टर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, यानी आफ्टर कंप्लीटिंग अ प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट को तैयार होने के बाद ये वाली भी चीजें तैयार होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तक आपको कोई पार्टी मिलेगी नहीं, आपके पास सामान तैयार है, आपको एक नेशन को कोई पार्टी मिल नहीं रही है, टाइम लग रहा है, तो उससे उसकी कॉस्ट भी, जो सामान उसके पास तैयार पड़ा उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो एक तरह से जो बेनिफिट प्रॉपर मिलना चाहिए वो बेनिफिट उसे प्रॉपर नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रोकरेज कॉस्ट। ब्रोकरेज कॉस्ट भी आती है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगोशिएशन करने वाले जो नेशन है उनके बीच में एक मीडिएटर तो काम करता ही है, तो वहां ब्रोकरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से जो बिजनेस है वो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इससे इम्पैक्ट करता है, और इसको काउंटर ट्रेड, लेकिन तब भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल काउंटर ट्रेड इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल नेशंस। जो मोस्ट ऑफ द जो किसके लिए प्रॉब्लम ये ज्यादा बेनिफिशियल है, LDC यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा कि काउंटर ट्रेड क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी नीड क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। ओके, ऑल द बेस्ट।